हेलो दोस्तों, आपको सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट एग्जाम पॉइंट पर। यहाँ पर हम जो है सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज जीएस जीके की जो है लगभग 10-20 हज़ार की जो है सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हर एक वीडियोस में 100 क्वेश्चन का कोशिश करूँगा कंप्लीट कराने का। और ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो अभी तक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। मैं यहाँ पर आपको पढ़ाने का प्रयास नहीं करूँगा, बस आपको सीखना है, क्योंकि मैं भी सीख रहा हूँ और मैं भी एक कंप्यूटर ही हूँ, तैयारी करता हूँ। तो सोचा है क्यों ना इस तरीके से वीडियो बनाए जाएँ कि मेरी भी तैयारी हो और आपकी भी तैयारी हो। तो हम क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। तो रिवीजन में हम सारे क्वेश्चंस को मैंने इन्वॉल्व किया है, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी एंड बेसिक टू एडवांस तक भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। साथ ही इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी काफ़ी अच्छा होने वाला है, जिसमें मैं छोटी-छोटी बातें जो है आपको बड़ी से बड़ी बातें जो भी उस क्वेश्चन से रिलेटेड हैं, टॉपिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हैं, सारे क्लियर कराने वाला हूँ। तो स्टार्ट कर देते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। इसमें पूछा गया है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है काफ़ी बार। तो देखिए, पृथ्वी की परपटी पर यानी कि ऊपरी लेयर पर कौन सी धातु धातु के बारे में पूछा गया है। बहुतायत मात्रा में मैक्सिमम क्वांटिटी में पाई जाती है, वो आपकी होती है एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम जो है कहाँ पाई जाती है, क्षैतिज लैंड और समुद्रिक सतह यानी कि जल पे भी पाई जाती है। और इसके अलावा जो है ह्यूमन जो यूज करता है उपकरण गहने, तो और भी जो मटेरियल, उसमें भी आपका एल्यूमिनियम पाया जाता है। तो ये था सिंपल आंसर। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। एस्बेस्टॉस का मनुष्य शरीर के किस भाग पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। एस्बेस्टॉस होता क्या है, ये धूल के कण में जो हानिकारक पदार्थ होते हैं, धूल के कण में जो है हानिकारक पदार्थ होते हैं, हार्मफुल सब्सटेंस, जब धूल के कण में मिल के हमारे बॉडी में इंटर करते हैं। और इंटर कैसे करते हैं, जब हम सांस लेते हैं, सांस यानी कि इनहेल करते हैं, तो उसके थ्रू अंदर पहुंच जाते हैं। तो सांस लेने का प्रोसेस हमें पता है कि हमारे बॉडी ऑर्गन्स कौन करता है, वो करता है आपका फेफड़ा। तो इससे क्या प्रॉब्लम हो जाती है, एस्बेस्टॉस जो सब्सटेंस है किसको प्रभावित करता है, वो करता है फेफड़े को। तो ये था दो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड, कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पर देखिएगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको हम क्या लिखते हैं, CO। मनुष्य के स्वास्थ्य को किसके द्वारा प्रभावित करती है, यानी कि ये पूछा गया है कि कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के ये पूछा गया है कि कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है। दरअसल कार्बन मोनोऑक्साइड एक हानिकारक गैस होती है, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन यहाँ पे है और ऑक्साइड कितना है, यानी कि ऑक्सीजन की संख्या 1 है। अगर यहाँ पे 2 होता तो क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये CO2 हो जाता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ये तो आपको सबको पता ही होगा, जनरली सी बात है। तो ये कैसे प्रभावित करता है, दरअसल होता है क्या है कि कार्बन मोनोऑक्साइड करता क्या है। करने से पहले आप जान लें कि यहाँ पे आंसर क्या आपको मिलेगा ऑप्शन में, वो ऐसे मिलेगा, मिलता है डायरेक्ट भी मिलता है, फिर ऐसे भी मिलता है कि रुधिर की ऑक्सीजन वाहिका सामर्थ्य को उसके साथ अभिक्रिया करके क्या कर देता है, कम करके। ये कैसे प्रभावित करता है, रुधिर की ऑक्सीजन वाहिका सामर्थ्य की के साथ अभिक्रिया करके उसकी क्वालिटी, किसकी क्वालिटी, ऑक्सीजन वाहिका। ये ऑक्सीजन वाहिका क्या होता है कि रुधिर में जो है प्रोटीन पाई जाती है, वो होती है हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन ही क्या करती है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का काम करती है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का काम किस में करती है, हमारे बॉडी ऑर्गन्स में ले जाने का कार्य करती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड मोर रिएक्टेबल किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ मोर रिएक्टेबल है। तो ये हीमोग्लोबिन की क्या है, क्रिया को, सामर्थ्य को, शक्ति को कम कर देता है, जिससे क्या होता है कि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट जो है कम हो जाता है। जाहिर सी बात है, जब ऑक्सीजन हमारे बॉडी पार्ट्स में कम जाएगी, जैसे मस्तिष्क में अगर कम जाती है तो हम लोग सही से बात नहीं कर पाते हैं, सर में दर्द होता है, तो ढेर सारी प्रॉब्लम हुई। क्योंकि ऑक्सीजन का हमारे हर एक बॉडी ऑर्गन्स में पहुंचना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है, जो मनुष्य जब कार्य करता है उसमें कौन सी ऊर्जा का यूज करता है, वो करता है स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, क्योंकि मानव शरीर में अधिकांश जो है, देखते हैं कि मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा अधिकांश कैसी होती है, स्थितिज ऊर्जा। इसी स्थितिज ऊर्जा का उपयोग किसी वस्तु को स्थिर रखने या फिर स्थितिगत स्थिति से विचलित करने के लिए होता है। जैसे हम बात कर रहे हैं, ठीक है, मेरा मन है कि बात ना करें, हम शांत रहें, तो ये स्थितिज ऊर्जा ही हमको क्या कराती है, काम कराती है। जब भी हम काम करते हैं तो इसी ऊर्जा का हम यूज़ करते हैं। जैसे हम रेस्ट करते हैं, खाना करते हैं, खाना खाते हैं, खेलते हैं, चलते हैं,
तो वैसे तो हम कुछ नहीं करते हैं, रेस्ट में स्थिर ऊर्जा का यूज़ नहीं होता है, फिर भी हम स्थिर ऊर्जा का यूज़ करते रहते हैं क्योंकि हम सोचते हैं, विचारते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जो एक्टिविटीज़ होती रहती है वो भी स्थिर ऊर्जा के चलते ही होती है, क्योंकि हमारी पलकें झपकना, ठीक है, और जब भी कभी ये होता है कि बात करते टाइम हैंड मूवमेंट होना, ये जो है प्रोसेस जो है अनकॉन्शियस माइंड करता है, ना चाहते हुए भी हम वो चीज़ें करते रहते हैं जिनका हमें खुद ही आभास नहीं होता है। तो उसमें भी हम क्या है, स्थितिज ऊर्जा का ही यूज करते हैं। तो आई होप समझ में आए होंगे। हमारे 4 क्वेश्चन हो गए हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। 5वां क्वेश्चन है कि एक सरल लोलक धीमा हो जाता है। सरल लोलक आप जानते हैं कि आप पेंडुलम मान लो कि यहाँ पे जो है एक ये पेंडुलम हो गया। पेंडुलम पेंडुलम घड़ी आपको बहुत देखी होगी कि एक इधर जाती है फिर वो कंटिन्यू इधर चलती रहती है। ये होती है उसकी बैटरी की सामर्थ्य के लिए। हाँ, लेकिन जब बैटरी अगर डाउन हो जाए तो क्या करेगा, थोड़ी देर बाद ये पेंडुलम इधर जाएगा थोड़ी दूर और लास्ट में अंत में वो यहाँ धीमा हो जाएगा, फिर यहाँ रुक जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल हम झूले का ले लेते हैं। ठीक, ये एक झूला है, कोई धक्का देता है इधर और इधर, तो ये इधर जाएगा फिर इधर जाएगा और धीरे धीरे क्या है उसकी पोजीशन बदलती रहती है, क्या है चेंज होती रहती है, ये पोजीशन चेंज हो जाना। ठीक, इसी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो पोजीशन है इधर गया और इधर गया, कुछ टाइम के बाद देखते हैं झूला जो है यहाँ आ जाता है, रुक जाता है, यानी कि इसकी जो स्थिति है वो बदलती रहती है। क्यों? क्योंकि इसकी गतिज ऊर्जा में अफेक्ट पड़ता है। तो ये पूछा गया सरल लोलक धीमा हो जाता है। ठीक है, झूले की गति जो है धीमी हो जाती है और अंत में लास्ट में क्या है, रुक जाती है। इसकी ऊर्जा कहाँ चली जाती है? ये सेम पिछला क्वेश्चन ही जैसा है कि ये इसकी ऊर्जा है, क्योंकि ये झूला जो है या सरल लोलक पहले क्या होता है, गति ऊर्जा में होता है। ठीक, अब वो धीरे धीरे कम होता जाता है और आखिरी में रुक जाता है, तो यहाँ पे स्थित हो जाता है। तो ऊर्जा कैसी होती है, ऊर्जा गतिज ऊर्जा किस में बदल जाती है, स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। आई होप ये जो है आपका समझ में आया होगा कि सरल लोलक धीमा हो जाता है और अंत में रुक जाता है, इसकी ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहाँ चली जाती है, स्थितिज ऊर्जा में चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? ठीक है, ये आंसर आपका फीमर। आपको पता ही है कि ये फीमर कहाँ पाई जाती है, कि आपकी जांघ में जो है कि फीमर पाई जाती है। यहाँ पे आपका जो है एक जांघ है और यहाँ पे आपका जो है ये लिगामेंट यानी कि अटैचमेंट, और इसके नीचे का पोर्शन एक पैर। पूरे पैर का जो है थोड़ा सा रफली डायग्राम मैंने बनाया है। तो फीमर कहाँ पे होती है, एक यहाँ पे बहुत ही मोटी सी और लंबी सी, लॉन्ग सबसे लंबी होती है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, फीमर। तो ये आपकी जो है फीमर है। ठीक है, सेकंड पार्ट, पैर के सेकंड पार्ट में भी एक जो है हड्डी होती है, एक नहीं दो होती हैं, आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो बता दे रहा हूँ। ये आपकी जो जांग वाली हड्डी है वो आपकी फीमर कहलाती है। फिर सेकंड पार्ट में जो है आपकी जो हड्डी होगी वो एक होती है पूरी लॉन्ग, वो आपकी टिबुला कहलाती है, टिबुला। और उसके पास में भी एक हड्डी होती है, उसे हम फेबुला कहते हैं। तो टिबुला जो है फर्स्ट लार्ज बोन है, और जो सॉरी फीमर जो है फर्स्ट लार्ज बोन है और टिबुला जो है सेकंड लार्ज बोन कहलाती है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया था कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है। ठीक है, मजबूत होती है और सबसे लंबी होती है, जो शरीर के निचले हिस्से को जो है समर्थ प्रदान करती है, निचले हिस्से में पाई जाती है। और पूरी बॉडी का जो वेट है वो किस पर निर्भर रहता है, उसी हड्डी पर। चलिए, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर। यहाँ पे आपके 3 जो है मिश्र धातु दिए गई हैं, इसमें पूछा गया समान मात्रा में क्या पाया जाता है। तो इसका आंसर है तांबा। दरअसल क्वेश्चन है कैसे, पीतल और कांसा और जर्मन ये मिश्र धातु है, तो इसका जो मिश्रण अगर देखें तो पीतल का जो है तांबा और जस्ता पाया जाता है। ठीक है, कांसे में देखें तांबा और टीन पाया जाता है। जर्मन सिल्वर में तांबा और जस्ता और निकिल पाया जाता है। तो इसमें कॉमन क्या है, कॉमन आपका जो है तांबा, तांबा, तांबा। तो जो कॉपर जो है आपका जो है तीनों मिश्र धातुओं में पाया जाता है। आपका पीतल में भी जो है तांबा पाया जाएगा, कांसा में भी जो है तांबा होता है, और जर्मन जर्मन सिल्वर में भी आपका कॉपर ही होता है। तो यही पूछा गया है कि तीनों में, तीनों जो आपकी एलॉय हैं, मिश्र धातु हैं, उनमें समान मात्रा में क्या पाया जाता है। तो कॉमन क्या है आपका तांबा। इसका आंसर ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। और इसमें जो पीतल, तांबे और जस्ते की बात करें तो पीतल में तांबे का अनुपात यानी कि जस्ते की अपेक्षा तांबे का अनुपात ज़्यादा रहता है। ठीक है, कांसा में अगर देखें, आपका ब्रॉन्ज में देखें तो कांसे में भी तांबे का अनुपात टिन की तुलना में अधिक होता है। इस तरीके से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और क्योंकि ये तांबे का जो अनुपात होता है मिश्र धातु में,
उसकी अपेक्षा तांबा कॉपर सबसे ज़्यादा रहता है। अब देखो जर्मन सिल्वर में भी अब देखें तांबा, जस्ता, निकेल, इसमें भी आपका तांबे का अनुपात जस्ता और निकल की तुलना में अधिक होता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तीनों में से धातु में कॉमन क्या है, तांबा, और तांबे का अदर धातु की अपेक्षा इसका जो एवरेज होता है वो मैक्सिमम होता है। आई होप समझ में आया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। पानी के अंदर जो है ध्वनि सुनने का यंत्र, पानी के अंदर ध्वनि अच्छा सुनते क्यों हैं, ये तो आप जानते ही होंगे कि जो ह्यूमन क्या है कि हमेशा सर्च करता ही रहता है, सर्च करता ही रहता है, कहीं कुछ कहीं कुछ। एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ी सा टच हो गया, ठीक है। तो पानी के अंदर जो है ध्वनि सुनने का यंत्र, ध्वनि क्यों सुनते हैं, इसलिए सुनते हैं कि समुद्री जीवों की गतिविधियों का हम पता लगा सकें, समुद्र की गहराई का निरीक्षण कर सकें, इसलिए हम पानी के अंदर की ध्वनि को सुनने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए हम हाइड्रोफोन, हाइड्रो का मतलब ही होता है पानी, ठीक, और फ़ोन का मतलब होता है कि सुनना, ठीक है। जो हम फ़ोन की बात करते हैं वो सुनने से रिलेटेड है। जैसे फोनेटिक जो है अक्षर होते हैं, अक्षर क्या करते हैं, ध्वनि को प्रोड्यूस करते हैं। तो हाइड्रोफोन का हम यूज़ करते हैं पानी के अंदर ध्वनि सुनने में, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल था। और नेक्स्ट देखते हैं, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है। नाभिकीय विखंडन आप जानते हैं कि जो है नाभिक का विखंडन, रेडियो एक्टिव जो भी तत्व होते हैं वो क्या करते हैं, उनमें नाभिकीय विखंडन होता है। जैसे यूरेनियम, नाभिकीय विखंडन में यूरेनियम 235 आपको याद होगा पूछा जाता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और इसी इसी में जो है तत्व से नाभिकीय विखंडन की क्रिया होती है। लेकिन ट्रिगर, ट्रिगर का मतलब होता है स्टार्टर, ठीक है, कि इसमें जो है नाभिकीय विघटन की क्रिया तो होगी लेकिन स्टार्टर का काम कौन करेगा। अब यहाँ पे नाभिकीय, नाभिक से ही आपको पता चलता है, नाभिक किसी भी एलिमेंट, ठीक है, किसी भी एलिमेंट की अगर स्ट्रक्चर देखें तो उसमें आपका क्या होगा, परमाणु होगा, परमाणु में एक नाभिक होगा, नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होंगे और इलेक्ट्रॉन बाहर जो है आपके क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। तो आपके नाभिक में क्या होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर प्रोटॉन का तो यूज नहीं है ट्रिगर के रूप में, बट न्यूट्रॉन का यूज किया जाता है एज ए ट्रिगर, स्टार्टर के रूप में। आई होप समझ में आया होगा। सिंपल था और इम्पोर्टेंट भी, काफ़ी बार पूछा जाता है नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है, दे दिया जाएगा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, नन ऑफ दीज। तो आपका आंसर क्या होगा, न्यूट्रॉन, हमेशा न्यूट्रॉन ही नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया को करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बट इजी है, लेकिन इसके साथ मैं तो आपको कुछ लिंक करके बताऊंगा कि जीव पूछा गया है, ठीक है। मिट्टी की उर्वरता, मिट्टी की उर्वरता क्यों बढ़ाई जाती है, क्योंकि प्लांट्स जो है अच्छे से ग्रोथ कर सकें, ठीक है, जो भी क्रॉप है, फसल है, वो अच्छे से ग्रोथ हो जाए। क्यों हो जाए ग्रोथ, क्योंकि वहाँ पर जो है मिट्टी में नाइट्रोजन मिनरल्स जो होते हैं, मिनरल्स अगर होंगे तो मिट्टी उपजाऊ होगी। तो इसे उपजाऊ बनाने के लिए जनरली जीव जो होता है, केचुआ जो है, केचुआ क्या करता है, मिट्टी को फर्टिलाइज कर देता है, ठीक है। यहाँ पे मिनरल्स का ये जो है मिनरल्स को बढ़ा देता है केचुआ। और दूसरा ये भी है कि केचुआ के रहने से क्या है, मिट्टी को में जो है परतें टाइप की होती हैं, वो कहीं ना कहीं ये गड्ढे करते रहते हैं, और जो भी अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकालते हैं वो इनका इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उनमें मिनरल्स होते हैं। तो मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है कौन, केचुआ। इसके अलावा भी जो है, अगर मिट्टी की उर्वरता को बनाने के लिए जीव और भी एक है जीव, आपने बैक्टीरिया सुना होगा, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया भी आपके जीव होते हैं, सबसे स्मॉल जो है ये जीव हैं। और ये जो है यूनिसेलुलर होते हैं, यानी कि एक सेल के, केचुआ तो आपका मल्टी सेलुलर है, लेकिन ये यूनिसेलुलर अगर यहीं पे पूछ दिया जाए क्वेश्चन, कौन सा जीव जो एक कोशिकीय है, मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है, तो आपका आंसर बैक्टीरिया होगा। बैक्टीरिया में आपका जो है एनाबीना हो गया, ठीक है, और माइक्रोबियम हो गया, ठीक, राइजोबियम हो गया, ये आपके बैक्टीरिया है जो मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है। ठीक, आपको पता है अस्थि मज्जा क्या होता है, अस्थि मज्जा कहलाता है, इंग्लिश में बोन मैरो कहते हैं इसको, बोन मैरो, यानी जो हड्डियों के बीच में जो है एक तरल जो भरा होता है उसको हम बोन मैरो कहते हैं। अस्थि मज्जा का कार्य ही होता है ब्लड फॉर्मेशन, ठीक है, वहाँ ब्लड सेल्स बनती हैं, जिसमें आपकी जो है अस्थि मज्जा में आपका जो है लिकोसाइट, यानी कि WBC
ब्लड में क्या होती हैं, WBC, ढेर सारी सेल्स होती है, जिसमें हम 2 सेल्स का नाम आपको बताएंगे कि WBC और इधर आपका RBC। WBC आपकी लिकोसाइट्स कहलाती हैं और RBC आपकी इरिथ्रोसाइट्स कहलाती हैं। तो कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? जो कैंसर होता है, अब यहाँ पे कैंसर किसकी कैंसर की बात हो रही है? ब्लड की कैंसर की, क्योंकि भाई ब्लड कैंसर तो और भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे अस्थि मज्जा की जब बात होने लगे तो बात हो रही है आपकी ब्लड कैंसर की। ठीक है, क्योंकि अस्थि मज्जा का नाम ही, मतलब अस्थि मज्जा से ही आपको पता चलता है कि अस्थि मज्जा जो है ब्लड से रिलेटेड है। अस्थि मज्जा बोन मैरो में ही ब्लड का फॉर्मेशन होता है। तो कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? तो आपको पता है कि ये जो है WBC को, ये भी है ऑप्शन में, आपको RBC मिल जाएगा, लेकिन RBC को अफेक्ट नहीं करके ये WBC को अफेक्ट करता है। अब जब WBC अफेक्ट होगी तो जाहिर सी बात है हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। जब इम्यूनिटी डिक्रीज हो जाएगी तो RBC का भी वो जो है फंक्शन डाउन हो जाएगा। तो आपको जाहिर सी बात है रोगों से लड़ने की क्षमता भी नहीं होगी और ब्लड की कमी भी हो जाएगी, ब्लड खराब भी हो जाएगा, तो जिससे कि आपको कैंसर हो जाएगा। अच्छा, कैंसर होता क्या है? ये जो होता है कि असीमित, अनकंट्रोलेड अनकंट्रोलेड ग्रोथ होती है किसकी? सेल्स की। जब सेल्स की अनकंट्रोलेड ग्रोथ होने लगे तो उसको हम कैंसर कहते हैं। तो यही अस्थि मज्जा में क्या है, ल्यूकेमिया, यानी कि WBC की जो है ग्रोथ जो है अनलिमिटेड होने लगती है, अनकंट्रोलेड होने लगती है, जिसका जो साइज होगा वो भी पता नहीं कितना बड़ा हो जाए, कितनी कोशिकाएं जो बननी हैं अनलिमिटेड बनने लगें, जिससे भी जो है आपको जो है पूरा ब्लड खराब हो जाए। तो यही आपका कैंसर होता है। जनरली कैंसर का ही यही मतलब ही होता है, अनकंट्रोलेड एंड अनलिमिटेड सेल्स प्रोडक्शंस। ठीक है, ये कैंसर, ये आपका क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट था और समझ में भी आया होगा। चलिए, यहाँ पे लिखा भी है, ब्लड व्हाइट ब्लड सेल्स लिकोसाइट की असामान्य उत्पत्ति और अधिक वृद्धि के कारण होता है। ठीक है भाई, हम मैंने आपको बताया अनलिमिटेड एंड अनकंट्रोलेड। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है? विषाणु से वैसे बीमारियां बहुत होती हैं, ऑप्शन से आप उसको पता लगा सकते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, पोलियो। ये भी दरअसल क्या है, ये सारे क्वेश्चन MCQs ही हैं, उनको मैंने वन लाइनर में सेट किया है कि जल्दी से जल्दी जो है कम समय में आपको ज़्यादा समझाया जा सके और कम समय में हमारे जो क्वेश्चन है, मैं भी यहाँ पे लर्नर ही हूँ, ना कि टीचर हूँ, एज ए टीचर नहीं हूँ, लर्नर ही हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ। तो सोचा कि आप लोग भी जो है मेरे साथ साथ जो है आप भी क्वेश्चन जो है कवर करिएगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है पोलियो। पोलियो जो है एक ऐसी डिजीज है, वायरस अफेक्टेड। ठीक है, जो वायरस अफेक्ट कर देता है। तो पोलियो किससे होता है? वायरस से। ये वायरस कैसा होता है? रिबो वायरस का होता है, रिबो वायरस फैमिली का ही ये वायरस है, काफ़ी खतरनाक वायरस होता है। चलिए, संक्रामक बीमारी होती है, संक्रामक वायरस वैसे भी संक्रामक ही होते हैं। ठीक है, तो पोलियो वायरस नामक विषाणु द्वारा होती है। वायरस बच्चों के न्यूरॉन्स, यहाँ बच्चों में वायरस होता है क्योंकि न्यूरॉन्स न्यूरॉन्स कहाँ पाए जाते हैं? मस्तिष्क में। तो ये न्यूरॉन्स पे अफेक्ट करता है, जिससे उनकी गतिशीलता प्रभावित होती है। तो इससे होता क्या? लकवा, लचीला, यानी कोई भी बॉडी पार्ट जो है खराब हो जाता है, जैसे कि टांगे हैं, हाथ है, तो लकवा मार जाता है। तो ये वायरस का ये काम होता है। वायरस काफ़ी खतरनाक चीज़ है। ठीक है, पॉइजनसनेस होते हैं। अभी वायरस के जो भी क्वेश्चन आएंगे मैं उनको वायरस को अच्छे से आपको बताऊंगा कि वायरस क्या है, जीवित और अजीवित के बीच की कड़ी है। ये सारी बातें जो है मैं आपको, कोई क्वेश्चन आता है तो बताते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है। किस अम्ल की? हमारे पेट में जो है स्टोमस। ठीक है, स्टोमस में एक एसिड होता है, उसका नाम पूछा गया है। आपको सबको ही पता होगा, अगर आप तैयारी करते हैं तो सबको ही पता होगा कि हाइड्रोक्लोरिक, यानी कि इसका फार्मूला होता है HCl। ये होता है, इसका कार्य क्या होता है कि ये डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, इसके बगैर जो है डाइजेशन हो नहीं सकता है, क्योंकि हमारे वो हम जो है अपटेक करते हैं, खाना खाते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, मिनरल्स है, वाटर है, और सॉलिड फॉर्म होता है। हम लोग कैसे हैं? होलोजोइक। या तो लिक्विड के फॉर्म में हम फूड अपटेक करेंगे, या फिर सॉलिड के फॉर्म में हम फूड अपटेक करते हैं। तो हम लोग होलोजोइक, हमारा न्यूट्रिशन जो है, न्यूट्रिशन कैसा है? पोषण जिसे बोलते हैं, हमारा होलोजोइक है। तो हम जब सॉलिड और लिक्विड खाते हैं उसको डाइजेस्ट भी होना चाहिए, और डाइजेशन होने के लिए हमारे बॉडी पार्ट में, यानी कि पेंक्रियाज में, यानी कि सॉरी पेंक्रियाज नहीं, स्टोमस में HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिकम, जो हमारे सॉलिड फूड को क्या है? डिजॉल्व कर देता है। ठीक है, मेटाबोलाइज कर देता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
तो आपको इसका पता चल गया होगा कि कौन सा वाला इजी है, सबको ही पता होगा, इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट है, परिशोधक का प्रयोग किस परिवर्तन के लिए किया जाता है। परिशोधक एक प्रकार का यंत्र होता है, तो उसमें क्या जाता है, ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज किया जाता है, ये होता है परिशोधक का कार्य। चलिए इसमें कुछ क्वेश्चन में समझाने के लिए नहीं है, बस ये याद रखिएगा, आप याद करने के लिए है। परिशोधक का प्रयोग किस परिवर्तन के लिए किया जाता है, तो ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए। चलिए नेक्स्ट है, ट्रांजिस्टर मुख्यतः क्या है। ट्रांजिस्टर आपने नाम भी सुना होगा और आप जानते हो भी होंगे। आपने देखा है कि बिजली से चलने वाले मैक्सिमम प्लेटें देखी होंगी, आपने प्लेटें देखी होंगी, उसमें छोटे छोटे से डायोड टाइप के होते हैं, ठीक है, डायोड पतले से, वही ट्रांजिस्टर कहलाते हैं। इनका कार्य क्या होता है, इनका कार्य होता है कि जो बिजली की धारा को क्या है, कंट्रोल करते हैं। हमने देखा है कि कभी कभी जो है, जैसे एलईडी है, एलईडी में ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, कि हमारी 250 वाट तो वोल्टेज जाती है, ठीक है, 250 वोल्टेज जाती है, लेकिन उस एलईडी की जो है कि कैपेसिटी बहुत ही कम होती है। अगर 250 वोल्ट डायरेक्ट उसको दे दिए जाएंगे एलईडी को, तो ये एलईडी फ्यूज हो जाएगी, फूक जाएगी, जैसे बोलते हैं फूक गया, बल्ब फूक गया, तो फ्यूज हो गया। तो उसी के लिए जो बल्ब फ्यूज ना हो, एलईडी फ्यूज ना हो, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं, ठीक है। ऐसे ही डायोड का यूज करते हैं। डायोड भी क्या होते हैं, इनका भी कार्य क्या होता है, बिजली धारा को कंट्रोल किया जाता है, ठीक। क्योंकि अगर 250, आप एक बैटरी आपने देखी होगी, बैटरी को जो हम चार्ज करते हैं, बैटरी को अगर डायरेक्ट 250 वोल्ट यानी कि पोल से जो भी लाइट आती है, हम अगर प्लस माइनस उसमें जोड़ देंगे, कोई सी भी तार, उसमें तो पता ही नहीं चलता है कि कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है, जिसे हम बोलते हैं अल्टरनेटिव करंट, ठीक है, एसी। और बैटरी में कैसा करंट होता है, डीसी। अगर हम डायरेक्ट बैटरी को एसी से जोड़ दें, ठीक, तो क्या होगा, बैटरी तो फट जाएगी, और समझ रहे हैं, बैटरी चार्ज तो होगी नहीं। तो अब होती तो लाइट से ही चार्ज है, उसी बिजली से ही बैटरी चार्ज होती है, तो इसके लिए क्या यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं डायोड। डायोड का भी कार्य क्या होता है, बिजली की धारा को कंट्रोल किया जाता है डायोड से, यही कार्य आपका ट्रांजिस्टर भी करता है। आई होप समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट, डायोड और ट्रांजिस्टर दोनों का एक ही काम होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है किसमें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके साथ ही आपको बता देंगे कि मानव शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज होता है किस फॉर्म में होता है। ऐसे हम पूछे कि आपका प्लांट, पौधों पौधों में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो किस रूप में स्टोर होता है। तो पहले मानव का देख लें कि आपको पता है ग्लाइकोजन, हमने खाना खा लिया, ठीक है, खाना जब खाते हैं तो अगले दिन हम खाना ना भी खाएं तो भी हम क्या है कि चलते रहते हैं, ऐसा तो नहीं है कि हमें बिल्कुल हर पल खाना हमें चाहिए। हम बॉडी में, हमारे सिस्टम में क्या है कि खाना हम लोग 24 घंटे में 1 या 2 बार खाते हैं, ठीक है, कुछ लोग 2 3 3 4 5 10 10 बार भी खाते हैं, तो उनमें क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि ओबेसिटी बढ़ जाती है, मोटापा बढ़ जाता है, फैल जाते हैं। तो नेचुरली हमारे बॉडी में जो है एक ऑर्गन्स है लिवर, ठीक, हम लोग खाना खाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, अब डाइजेशन के बाद अब पता चला है कि वो खाना सारा यूज नहीं होता है, वो किस फॉर्म में जो है स्टोर हो जाता है, वो हो जाता है ग्लाइकोजन फॉर्म में। अगर होता क्यों है कि अब 24 घंटे हमें कहीं जाना पड़ जाता है पूरे दिन के लिए, काम करने के लिए, अब हर वक्त तो खाना खा नहीं सकते, हम सोते हैं, ठीक है, सोने में भी बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, ठीक, उसमें भी हमें ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, हम सोचते हैं, विचारते हैं, ठीक, उसमें हमेशा जो है हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो वो ऊर्जा आएगी क्या, कहाँ से आएगी, क्या हर वक्त खाना खाने से तो नहीं आएगी, एक बार खाना खा लिया, उस खाना, वही खाना जो है लिवर क्या करता है, ग्लाइकोजन के फॉर्मेट में स्टोर कर देता है, और जब भी ज़रूरत पड़ती है बॉडी को ऊर्जा की, तो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस से जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल के द्वारा एटीपी जो बनती है, एटीपी जो बनती है, वही पावर हाउस बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का। और ये ऊर्जा कहाँ से आती है, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया से आती है, और यही एटीपी जो है हमको ऊर्जा देती है। अब यही लीवर जो है, लीवर क्या करता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट को स्टोर कर लेता है। जब भी हम खाना नहीं खाते हैं, या सोते हैं, या कहीं जाते हैं, या हम गैप कर देते हैं खाने का, जैसे सुबह खा लिया फिर हम शाम खाएंगे, तो पूरे दिन भी तो हमें ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी। अब ऊर्जा कहाँ से आएगी, लिवर हमारा ग्लाइकोजन के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट को स्टोर कर लेता है। अब यही ग्लाइकोजन समय समय पर जितनी ऊर्जा चाहिए होती है माइटोकॉन्ड्रिया में जाके
ठीक है, ये क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एटीपी में, यानी कि ऊर्जा में। इस तरीके से जो है कार्बोहाइड्रेट संग्रह होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। क्यों होता है ये भी मैंने आपको ओरली बता दिया है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा था कि पौधों में, भाई हमने अपना तो देख लिया, ठीक है, खाना खाया और उसके बाद ग्लाइकोजन स्टोर कर लिया, ज़रूरत पे हमने उसको ऊर्जा में कन्वर्ट कर लिया, हमारी बॉडी खुद से करती है, हम लोगों को पता नहीं चलता है ये सब। बस आपको ये है कि पढ़ने के लिए दिया गया तो आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए हमारी बॉडी कैसे वर्क करती है। उसी प्रकार प्लांट क्या करते हैं, भाई प्लांट को भी तो भोजन चाहिए होता है, जबकि और हम लोग क्या करते हैं, प्लांट से ही भोजन लेते हैं। लेकिन प्लांट अपने लिए भी स्टोर कुछ करेंगे, ऐसा तो नहीं है कि वो इतने भारी और भरकम हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं। इसका मतलब वो भी अब हर वक्त तो नहीं, मतलब वो खाना बनाएंगे। अच्छा, खाना बनाते वो कैसे हैं तो आपको पता है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। ठीक है, टॉपिक कुछ काफ़ी ज़्यादा जो है बड़ा हो रहा है जो कॉन्सेप्ट, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। ग्लाइकोजन जो है मानव शरीर में स्टोर होता है, और पौधे भी सेम हम लोगों जैसे ही तो हैं, उन्हें भी तो खाने की ज़रूरत पड़ती है। वो खाते हैं, कैसे खाते हैं, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। फोटोसिंथेसिस में होता क्या है कि आपका सूर्य का प्रकाश होगा, मैं क्यों बता रहा हूँ अभी आपको पता चल जाएगा। सूर्य का प्रकाश होता है और आपका CO2, ठीक है, यानी कि पानी और CO2 और सूर्य का प्रकाश से आपका जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, और उसमें क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है। अब उनका कार्बोहाइड्रेट तो बन गया, उन्होंने अपना खुद का कार्बोहाइड्रेट बना लिया, हमने कार्बोहाइड्रेट पौधों से लिया, लेकिन उन्होंने अपना खुद का कार्बोहाइड्रेट बनाया। अब उनका कार्बोहाइड्रेट बना हुआ किस फॉर्म में स्टोर होगा, ये होगा स्टार्च फॉर्म में। ठीक, किस फॉर्म में होगा, स्टार्च। और मानव में जो कार्बोहाइड्रेट अपटेक करता है वो किस फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। अब पौधे भी रात में, तो अब रात हो गया, सूर्य है नहीं, ठीक है, तो क्या फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। अब चंद्रमा के प्रकाश में करते हैं कुछ पौधे, लेकिन बहुत ही कम, रियर, मतलब बहुत ही कम। अब मानो कि रात ही बनी रहे हमेशा, तो बेचारे पौधे तो भोजन बना नहीं पाए, और जब वो भोजन नहीं बना पाएंगे तो हम क्या खा पाएंगे। तो मेन बात थी यहाँ पर स्टोरेज की। कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं, पौधे कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, और यही कार्बोहाइड्रेट हम स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन के फॉर्म में, पौधे करते हैं स्टार्च के फॉर्म में। आलू देखा, आलू हम लोग आलू बहुत ही खाते हैं, आलू में आपका स्टार्च होता है। तो ये आलू क्यों, आखिर वो पौधा तो होता है, लेकिन वो नीचे जो है आलू क्यों बना लेता है भाई, कभी सोचा है आलू क्यों बना लेता है, उसे क्या शौक थोड़ा चढ़ा है कि हाँ कि तुम लोगों को आलू दे दो, हाँ ले खोद लो खा लो। वो अपने लिए ही बनाता है, और उस आलू में स्टार्च होता है। स्टार्च भी एक कार्बोहाइड्रेट ही होता है, बस उसकी एक फॉर्म होती है, ये पॉलीसेकेराइड होता है। क्या होता है, पॉलीसेकेराइड होता है। ग्लाइकोजन आपका पॉलीसेकेराइड होता है, ग्लूकोज आपका मोनोसेकेराइड होता है, फ्रक्टोज, ठीक है, ये आपके जो है सेकेराइड, जितनी भी शर्कराएं हैं वो कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आती हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पौधे अपने कार्बोहाइड्रेट को किसके रूप में स्टोर करते हैं, स्टार्च के रूप में, और ज़रूरत पड़ने पर वो भी उसी का ही यूज़ करते हैं भाई। क्योंकि उनकी ग्रोथ कैसे होगी, उसी से ग्रोथ होगी भाई, उन्होंने खाना बना लिया, समय समय पर जो भी उनकी उनमें रिएक्शन होगा, रेस्पायरेशन वो भी करते हैं। हाँ, हम लोग फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, लेकिन वो जो है फोटोसिंथेसिस इसलिए करते हैं, उनमें क्लोरोफिल होता है, उनमें भगवान ने क्वालिटी दे रखी है, वो खुद अपना भोजन बना सकते हैं। हम लोग भैया उन पे डिपेंड हैं। जब उन पे डिपेंड है तो हम लोग क्या कहे जाते हैं, ऑटोट्रॉफिक या हेट्रोट्रॉफिक। आपको पता होगा, कुछ लोग अगर अच्छे से तैयारी करते हैं तो उनको पता होगा ऑटोट्रॉफिक क्या है, हेट्रोट्रॉफिक। चलिए, अगर क्वेश्चन आता है उसको भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस तो एक क्वेश्चन पे कुछ ज़्यादा ही चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरपेक्ष शून्य ताप पर क्या होता है। निरपेक्ष शून्य ताप पूछा गया है, इस पे क्या होता है, आणविक गति रुक जाती है। दरअसल ये होता क्या है, निरपेक्ष शून्य ताप, आणविक गति रुक क्यों जाती है। निरपेक्ष शून्य ताप होता है, यानी कि शून्य ताप का मतलब है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और जब कोई भी लिक्विड 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा, वो जम जाएगा, बर्फ बन जाएगा। और जब कोई भी चीज लिक्विड जो है बर्फ में कन्वर्ट होती है, आपका H2O बर्फ में जब कन्वर्ट होगी तो उनके क्या है, अणुओं की गति रुक जाएगी, तभी तो वो बर्फ बनेगा। अगर और फिर बर्फ जब पिघलती है तो इसका मतलब उनके अणु एक्टिव हो जाते हैं, अणु चलायमान हो जाते हैं, गतिमान हो जाते हैं। समझ में आ गया।
कि निरपेक्ष शून्य ताप वह ताप है जिस पर कोई भी द्रव क्या हो जाता है, जम जाता है, बर्फ बन जाता है। ठीक, इसमें भी हम आपको बहुत कुछ समझा सकते हैं। चलिए फिर आएगा क्वेश्चन तो समझाएंगे, जनरली वो एक दो पॉइंट बता दें कि अभी घनत्व का जब आएगा कि बर्फ का घनत्व ज़्यादा होता है या पानी का घनत्व ज़्यादा होता है। कुछ लोगों को अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और इस कॉन्सेप्ट को जब क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगा बाद में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एक फोटो विद्युत सेल क्या परिवर्तित करता है? क्वेश्चन है फोटो विद्युत सेल। फोटो विद्युत सेल्स आपको पता है कि फोटो विद्युत सेल हम क्या सोलर पैनल ले सकते हैं? सोलर पैनल की फोटो है और विद्युत है, सेल है, तो सोलर पैनल में क्या होता है, फोटो विद्युत सेल्स ही तो होती हैं। तो और सोलर पैनल करता क्या है, आपके प्रकाश को किसमें बदल देता है, प्रकाश ऊर्जा को आपका विद्युत ऊर्जा में। ठीक, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है फोटो विद्युत सेल्स। यही क्वेश्चन था हमारा, क्या परिवर्तित करता है, तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। बस मैंने आपको लिंक किया। कुछ लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं फोटो विद्युत सेल तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, ये क्या है, ये किस बला का नाम है। तो फोटो का मतलब होता है लाइट और विद्युत का मतलब होता है इलेक्ट्रिक, और ये सेल्स। तो सीधी सी बात है, सोलर पैनल की बात हो रही है तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रेडियोधर्मी तत्व कितने प्रकार की किरणें छोड़ते हैं? रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट हैं, ये आपको पता होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्लास 11 12 में आपको पता होगा, जो रेडियो एक्टिविटी का जो भी चैप्टर रहा है, रेडियो एक्टिविटी की खोज मैडम क्यूरी ने की थी, ऐसे याद होगा आपको। तो उसमें जो है रेडियो धर्मी जो तत्व होते हैं वो 3 प्रकार की जो है वो रेत छोड़ते हैं, अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक, आपको चित्र भी ऐसा ध्यान होगा कि एक सीधी चली जाती है और एक धन की तरफ एनोड की तरफ मुड़ जाती है, एक कैथोड की तरफ मुड़ जाती है। ठीक है, जो एनोड की तरफ मुड़ेगी, एनोड होता है प्लस का, तो वो रेज मुड़ेगी जो माइनस की होंगी। ठीक, और जो सीधी चली जाएंगी इसका मतलब वो ना तो वो एनोड की तरफ मुड़ेंगी ना कैथोड की तरफ, वो न्यूट्रल होंगी, उनमें कोई भी चार्ज नहीं होगा। ठीक है, उनकी रेज, उनकी शक्ति जो सामर्थ्य होती ज़्यादा होती है, वो होती है आपकी गामा। ठीक है, अल्फा 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 और बीटा। तो जो बीटा होती है उन पे निगेटिव चार्ज होता है, तो बीटा आपका एनोड की तरफ और अल्फा आपकी कैथोड की तरफ। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। साबुन या डिटर्जेंट का घोल कैसा होता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए इसका घोल कैसा होगा। साबुन और डिटर्जेंट का घोल अम्लीय होता है, इसीलिए जो है सफाई हो जाती है, क्योंकि जब भी कोई गंदा कपड़ा, ठीक है, हम धुलने की कोशिश करते हैं, वो साफ क्यों जाता है, एसिड की वजह से। और जब भी देखा भी है, हम जब टॉयलेट साफ करते हैं, अगर उसमें एसिड डालने की कोशिश करो, एसिड डालो, फिर देखो कितना जल्दी साफ हो जाता है। तो एसिड का काम क्या होता है, गंदगी साफ कर देना। ठीक, अब यहाँ पे पिछला क्वेश्चन आया, हम चाहो तो उसको पूछ दें आपसे कि एसिड तो हमारे बॉडी में भी पाया जाता है, फिर अपने स्टोमच की दीवारों को क्यों नहीं साफ कर देता है, जला दें। तो उसका जो है डीपली जो है कॉन्सेप्ट है, उसको समझने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा समझाना पड़ेगा। अभी यहाँ पर आपके वन लाइनर चल रहा है, अगर कोई क्वेश्चन आता है तो ज़रूर समझाऊंगा। यहाँ पर क्वेश्चन से ही रिलेटेड हम आपको पहले समझा लें, बस आपको लिंक किया है। साबुन या डिटर्जेंट का घोल कैसा होता है, अम्लीय। अम्लीय होता है इसीलिए जो है कपड़ों की सफाई हो जाती है। ठीक है, अगर इसको चेक करने के लिए आपने देखा होगा कि अगर कपड़े हैं, हम खाना खाते हैं, हम लोग कभी फंक्शन में जाते हैं तो बातों बातों में, अब तो बफर में खाते हैं ना हम लोग, तो खड़े होकर खाते हैं। ठीक है, तो पता चला है कि कुछ टपक गया। क्या टपक गया, सब्जी। सब्जी किसकी बनी होती है, उसमें हल्दी होती है, इंग्रेडिएंट्स होते हैं, फूड कंपोनेंट्स में हल्दी होता है। तो ये हल्दी का कार्य क्या होता है, हल्दी जो है चेक कर सकती है कि कोई भी पदार्थ अम्लीय है या फिर वो क्षारीय है। पीले से अगर लाल, क्योंकि अगर कपड़े में देखा है कि जब हम धुलने जाते हैं, कपड़ा यानी कि सब्जी हुई लगा हुआ कपड़ा धुलते हैं, तो वो पीले से कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। तो इसका मतलब है कि ये अम्ल का गुण होता है कि ये जो है अगर पीले मतलब गंदे कपड़े पे साबुन का घोल डालते हैं तो लाल हो जाता है, इसका मतलब साबुन का घोल कैसा हो गया, अम्लीय। और ये जो कपड़ा यानी हल्दी है वो क्या हो गया, सूचक हो गया। और ये कैसा सूचक है, नेचुरल सूचक है।
वैसे अम्ल और क्षार के सूचक में आपको पता होगा, ठीक है, पीएच स्केल है। पीएच स्केल आप जानते ही हैं कि 7 तक संख्या होती है, 7 से फिर इधर चलते हैं तो माइनस में हो जाता है कि -7, ठीक है, -6, माइनस, इस तरीके से प्लस में चलता है। तो आपका 7 है तो न्यूट्रल है, और उधर प्लस में अगर है +1 +2 +2, जैसे कि ब्लड है, ब्लड का जो है पीएच मान कितना होता है 7.4, ठीक। ये प्लस में है तो इसका मतलब क्या है, ब्लड एक अम्लीय है, और इधर माइनस में जाएगा तो आपका क्षार हो जाएगा। तो चलिए, ये जो है सूचक होता है आपका, हल्दी भी एक सूचक होता है। तो यहाँ पर कुछ बताने की जरूरत नहीं, बस इतना जान लीजिए कि साबुन का घोल, हाँ, साबुन का घोल अम्लीय होता क्यों है ये बता दें आपको, ठीक है। बातें बातों भूल जाता हूँ कुछ चीज़ें, क्योंकि ये सोचता हूँ कि आप लोग बोर हो जाएंगे, ज़्यादा मैं बता देता हूँ, तो इसलिए जो है माइंड ये लगता है कि अलावा अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन, तो कुछ बातें भूल जाता हूँ, मतलब छोड़ने की कोशिश करता हूँ। साबुन का घोल अम्लीय इसलिए होता है क्योंकि साबुन बसीय अम्लों के बने होते हैं, और खाली बसीय अम्ल नहीं, बसीय अम्ल तो पता चला है कि आपका तेल भी होता है, घी भी होता है, लेकिन वो साबुन नहीं होगा। बसीय अम्ल वो जिसमें सोडियम के लवण मिक्स होंगे, वो आपका जो है साबुन डिटर्जेंट कहलाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि निरमा या फिर साबुन कितना चिकना होता है, ऐसा लगता है कि तेल लगा लिया हो। शुरुआत में देखा होगा जब पानी से धुलते हैं तो पानी आपका क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, तो वो अम्ल हो या क्षार हो उसको धुल देता है। तो हम ये बता रहे थे कि आपका जो साबुन बसीय अम्लों में जब सोडियम के लवण मिलते हैं तब साबुन बनता है। ऐसा नहीं है कि पता चले डायरेक्ट ही आपका जो है बसीय अम्ल कोई साबुन हो। कभी देखा होगा साबुन बनाने वाले को कि हमने तो देखा है कि जो लोग जो है वो वाला साबुन, गंगा जमुना वाला साबुन, ठीक है, उसमें जो है नीम की जो बीज होते हैं, नीमकौरी जिसे बोलते हैं, उनको मिलाते थे, फिर उसमें घी डालते थे, तेल डालते थे, फिर उन्हें कोई केमिकल डालते थे। तो इसका मतलब तभी वो साबुन बनता था। तो वो केमिकल ही सोडियम के लवण थे। तो आइंदा आप अगली बार जब साबुन का कॉन्सेप्ट आए तो आप ध्यान रखिएगा, ये जो है सोडियम के लवण बसीय अम्ल होते हैं। बसीय अम्ल वो बसीय अम्ल जिसमें सोडियम लवण भी मिक्स होता है। चलिए कॉन्सेप्ट को समझो। अब पीएचडी तो नहीं करानी है आपको कि यहाँ सारी चीज़ें आपको बता दी जाएं, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, किस यंत्र के द्वारा रिकॉर्ड हुए, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा, पहले सारे क्वेश्चन ये पूछे जा चुके हैं, ठीक है, ये बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इजी हैं, इजी है नहीं, ये लग रहे हैं इजी क्योंकि इनका आंसर मैं आपको शो करा रहा हूँ, इसलिए आपको इजी लग रहा है, बट इजी है नहीं। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि उस कॉन्सेप्ट को समझना और उसको अदर क्वेश्चंस के साथ रिलेट करना। भाई अभी पिछला क्वेश्चन देखो, एक सेकेंड आप पिछला क्वेश्चन देखो, चलो ऐसे ही बता रहे हैं, बैक नहीं करूंगा। कि उसमें पूछा गया साबुन के घोल का जो घोल होता है वो कैसा होता है, वो अम्लीय होता है। अरे भाई ये भी तो पूछा जा सकता है कि वो किसके बने होते हैं, बसीय अम्ल, सोडियम बसीय अम्लों के, कार्बोहाइड्रेट के, प्रोटीन के, ऐसे ही पूछा जा सकता है। तो मेरा मकसद ये है कि क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उनको भी क्लियर कराना। ये नहीं है, ऐसा तो मैं बता सकता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको वन लाइनर है, हमने लिख रखा है वन लाइनर, बट एक्सप्लेन डिटेल उसकी जो है आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। अब ऐसे तो मैं इतनी देर में तो आपको कितने क्वेश्चन करा देता है, पढ़ते रहते मैं पढ़ पढ़ के, पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी, किस यंत्र के द्वारा रिकॉर्ड हुए लोग को पुनः प्रस्तुत किया जाता है, किसके द्वारा, तो इसका क्या मतलब है, कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तब। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने से, अभी मैंने आपको ग्लाइकोजन का बताया, स्टार्च बताया, तो ढेर सारी चीज़ें उस क्वेश्चन में मैं आपको बताता चलता हूँ। तो कुल मिला के मैं सीख रहा हूँ, तो आप भी सीखिए, ठीक है। अभी आप बोर हो जाएंगे कि हाँ, अरे भाई बहुत बता देता है, ये सब बता देता, अरे तो फिर तैयारी क्यों कर रहे हो, फिर घास चलो जाके यार। तैयारी करने का है मतलब ही यही है कि आपको मैक्सिमम, कोई पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से आए, क्या आए, और वही क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन से रिलेटेड कई सारे कॉन्सेप्ट होते हैं जो घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। ये होता है कंपटीशन। तो आप, मेरा मकसद बस इतना है कि क्वेश्चन को तो आंसर लीजिए, लेकिन उसके साथ जो अदर क्वेश्चन बन जाते हैं उनको भी आप समझिए। चलिए क्वेश्चन है, किसी यंत्र के द्वारा रिकॉर्ड किए शुतुरलोक को पुनः प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। कुल मिला के हम उन कॉन्सेप्ट को रियल में एक्सप्लेन करेंगे जो साइंस से रिलेटेड है, क्योंकि मैं ऑलरेडी साइंस वर्ग का ही स्टूडेंट हूँ, ठीक है, टीचर नहीं हूँ बट स्टूडेंट हूँ, मैं खुद पढ़ रहा हूँ, मैं खुद सीख रहा हूँ,
और कोशिश मेरी यही है कि आप भी सीखें। तो अब मेरा यहाँ पे क्या फ़ायदा है? मेरा ये फ़ायदा नहीं कि आप हमें व्यूज़ दे देंगे, मेरा फ़ायदा ये है कि मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँगे और मेरा रिवीजन, मुझे आता ये सब है, बस ये है कि मेरा रिवीजन हो जाएगा। चलिए, किसी यंत्र के द्वारा रिकॉर्ड किए हुए श्रुतलेख को पुनः प्रस्तुत किया जाता है, ये किया जाता है डिक्टाफोन के द्वारा। डिक्टाफोन होता है क्या है? डिक्टाफोन एक यंत्र होता है, ठीक? डिक्टाफोन एक यंत्र होता है, तो ये क्या है, जैसे हम डिक्टाफोन क्या है, जैसे हम सेम लाइक दैट, वैसे मान लो जब हम यूट्यूब चलाते हैं, ठीक है, और गूगल ट्रांसलेट चलाते हैं, अब हमें हिंदी में चाहिए कि हम उसको अंग्रेजी में कन्वर्ट कर दें, तो हम क्या करते हैं, उसे कमांड देते हैं, हम बोल देते हैं उसमें, हाँ, कि इसकी हिंदी बनाओ, ठीक है, तो वो तुरंत हिंदी बना देता है। हम बोल देते हैं उसकी इंग्लिश, किसी भी लैंग्वेज में। तो ये किसका कार्य होता है? डिक्टाफोन का कार्य होता है कि आपकी सुनी हुई ध्वनि को वो किस में कन्वर्ट कर देता है? टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है फटाक से। तो इसका कार्य जो होता है कौन करता है? हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप गूगल यूज़ करें, जब भी आप उसके जो है बोलने के प्रोसेस को यूज़ करें, यूट्यूब चलाएं, जब आप बोलते हैं आइकन पे टच करते हैं, तो आपको माइंड में रहना चाहिए, अरे डिक्टाफोन जो है यही कार्य करता है, सुनी हुई चीज़ को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है, बस। इसका यूज़ करते कहाँ किस लिए है कि भाई इसका यूज़ शिक्षा में, साक्षात्कार में, लेखन में, और हम लोग सीखने में, लर्निंग इन्हीं सब में करते हैं। चलिए ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई? पेनिसिलिन, पेनिसिलिन आखिर है क्या? ठीक, पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है। एंटीबायोटिक यानी बैक्टीरिया के अफेक्ट को कम कर देता है, यह है एंटीबायोटिक, और इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अब यहाँ पे आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ, इन्होंने खोज की नहीं थी इसकी, पेनिसिलिन ने, इसकी खोज स्वतः हो गई थी, अचानक हो गई थी कि साइंटिस्ट से करते कुछ हैं और कुछ निकल आता है। ये खोजें तो आपको पता ही है, साइंटिस्ट ढूंढ कुछ रहे होते हैं और निकल कुछ आता है। ऐसा ही कुछ पेनिसिलिन के साथ भी हुआ था। 1928 की बात है, और वो अपनी लेबोरेटरी में थे। लेबोरेटरी इनकी कहाँ थी? आपकी लेबोरेटरी थी लंदन में, इंपीरियल कॉलेज। इंपीरियल कॉलेज का ही एक कंपार्टमेंट था जो मेडिकल लाइन से जुड़ा था, यानी कि उसे हॉस्पिटल बोलते हैं, हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल। तो वो वहीं पे अपना जो है प्रोफेसर का काम करते थे, क्योंकि इंपीरियल कॉलेज था, तो वहाँ प्रोफेसर का काम करते थे और अपने जो है रिसर्च भी करते थे। तो वो अपने कमरे में थे, तो वो किस पे रिसर्च कर रहे थे? एक बैक्टीरिया पे रिसर्च कर रहे थे, ठीक। तो उन्होंने कल्चर बनाया। कल्चर आप जानते हैं कल्चर क्या होता है? एक पेट्री डिश, यानी कि आप समझ लो, ऐसे समझ लो, कल्चर के बारे में बता दे रहे हैं आपको, कल्चर होता क्या है। कल्चर में सूक्ष्म जीवों को ग्रो कराया जाता है, टेक्निक है ये। क्या है ये? टेक्निक, जैसे युक्ति बोलते हैं हिंदी में, टेक्निक है, ठीक। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराने की एक टेक्निक है। तो जिसमें जो है कि एक प्लेट होती है, सेम लाइक दैट, किसी कंटेनर का ढक्कन, ठीक है, गोल गोल प्लेट, कांच की है, तो उसमें जो है एगर एगर का यूज़ किया जाता है, जो भी है, क्वेश्चन आएगा तो उसके बारे में बताऊंगा। तो उस पेट्री डिश में उन्होंने बैक्टीरिया के कल्चर बनाए, यानी ढेर सारी पेट्री डिश तैयार की, और बैक्टीरिया का नाम था स्टेफिलोकोकस, ठीक है, कोकस मतलब गोल गोल जो बैक्टीरिया होते हैं, कोकस, उन्हीं पे वर्क कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे। तो उनके पास पेट्री डिश थी ढेर सारी, और इन्होंने पेट्री डिश रख दी, और पेट्री डिश कई रखी, जिसमें से एक पेट्री डिश जो है खुली रह गई। उन्होंने ढक, मतलब उसे ढका नहीं, क्योंकि भाई ढकते क्यों है? इसलिए बैक्टीरिया से कोई भी दूसरा चीज इन्वायरमेंट में अफेक्ट ना कर जाए, लेकिन वो भूल गए। और शायद जुलाई सितंबर, हाँ सितंबर में ही खोज हुई थी पेनिसिलिन की, तो सितंबर का महीना था। और सितंबर जो है, आपको पता है कि आफ्टर रेनिंग, यानी कि बरसातों के दिन की बात है। जुलाई अगस्त सितंबर, ये 3 महीने बरसातों के हैं, ठीक है। तो बरसातों की बात है, एक पेट्री डिश खुली रही, ओपन रही, ढक्कन उन्हें ढक नहीं पाया, वो भूल गए। तो उन्होंने देखा कि उस पेट्री डिश पे एक नेट सा बन गया, जाल सा बन गया, कि यानी कि वो जो है कंटामिनेट हो गया। तो उन्हें लगा कि अरे ये तो कंटामिनेट हो गया। तो उन्हें देखा कि आखिर जो मैंने बैक्टीरिया ग्रोथ कराई थी स्टेफिलोकोकस की, वो कहाँ गए। तो उन्होंने अपने भाई भाई माइक्रोस्कोप से अपना चेक किया, तो उन्होंने देखा कि बैक्टीरिया तो वहाँ गायब हो गए। इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग है। आपको पता चलेगा कि इसके, इसलिए आपको ये तो पता चल गया कि पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। कब की थी? 1928 में की थी, महीना सितंबर था। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, कल्चर भी आप जान गए। मतलब मेरे एक
एक्सप्लेनेशन में आपको ढेर सारी नॉलेज मिलती है, ठीक, और वो आपके माइंड में फीड होगी। तो अब जब भाई वहाँ बैक्टीरिया, तो उस पैटी डिश में जो कल्चर था उनमें बैक्टीरिया तो सारे देख पता चले है ही नहीं, स्टेफिलोकोकस तो है ही नहीं। तो उसमें जो जाल था वो था कवक का, बरसातों के दिन थे, फंगस वो एक्टिव हो गए, ठीक। तो उन्होंने जब ये पाया कि अरे ये तो फंगस है, और जिसका नाम था पेनिसिलियम, पेनिसिलियम बिट्रियम करके कुछ नाम है, मतलब पेनिसिलियम एक जो है कि फंगस होता है, ठीक, उसी के नाम से पेनिसिलिन जो है एंटीबायोटिक मेडिसिन का नाम रख दिया गया, ठीक है, जो बैक्टीरिया के लिए बनाई गई। तो इससे उन्होंने निष्कर्ष ये निकाला कि यार बैक्टीरिया तो खत्म हो गए, तो इसका मतलब ये जो फंगस है, इस बैक्टीरिया को खत्म करने की इसमें ताकत है। अब यहाँ पर उन्हें एक नई राह मिल गई, वो फेमस हो गए। जो काम कर रहे थे, बैक्टीरिया की खोज कर रहे थे, लेकिन उन्होंने दवा की खोज कर दी, किसके थ्रू, अचानक हो गई। ये फिर रिपोर्ट इन्होंने फिर यूएसए भेजी, ठीक है, एग्रीकल्चर विभाग में भेजी, पूरी स्टोरी है, ठीक है। अगर आप सर्च करेंगे उस पे गूगल पे पेनिसिलिन की खोज, तो आपको विकिपीडिया पे आपको ये सारा मिल जाएगा। मैं मोस्टली क्वेश्चन बता दूंगा आपको जो सॉल्व करता हूँ, या फिर मैं खुद पढ़ता हूँ, मैं पढ़ाने के लिए नहीं ये सब कर रहा हूँ, मैं खुद पढ़ता हूँ, तो शुरुआत से विकिपीडिया से पढ़ा, और कोई भी टॉपिक पढ़ने में मुझे इंटरेस्ट आता है, मज़ा आता है, ठीक। तो ये क्वेश्चन आ गया पेनिसिलिन का, तो मैंने आपको बता दिया, अचानक खोज हुई थी। और पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक होती है। आपके लिए बस इतना है कि आप उस कहानी को माइंड में फीड कर लीजिए, आप कभी भूलेंगे नहीं पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। और उसी के साथ आपको कितनी चीज़ें मिल जाती हैं। पेनिसिलिन क्या है, पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन जो है एक क्या है, पेनिसिलियम, इसका नाम है पेनिसिलियम, पूरा एक फंगस है, ठीक। फंगस से ही ये पेनिसिलिन दवा बनी है, और जिसका कार्य क्या होता है, ये एंटी है, एंटी बायोटिक है, यानी कि बायोटिक एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एंटी है, कि उनको खत्म करने की इसमें ताकत है, किसमें, पेनिसिलिन में। और इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, 1928 में की थी। कैसे हो गई, क्यों हो गई, ये आपको पता चल गया, ठीक। काफ़ी अच्छा था, ठीक है। थोड़ा सा तो कोशिश करता हूँ कम समय में थोड़ा बता दूं, लेकिन वो हो ही जाता है, हो ही जाता है, माइंड में जब होता है ना तो वो ज़्यादा हो ही जाता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है अब अबिंदुकता, एस्टिगैमेटिज्म, इंग्लिश में इसको कहते हैं एस्टिगैमेटिज्म, मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करती है। चलो ये नाम से आपको देखो ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, ये रटना पड़ेगा, ऐसे समझो ये नाम आपको रटना पड़ेगा। एस्टिगमेटिज्म डायरेक्ट भी आ सकता है और हिंदी में भी आपको आ सकता है अबिंदुकता, ठीक है। दोनों में से कोई एक रट लीजिए, पेपर मोस्टली जो है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में आते हैं, ठीक। एक तरफ इंग्लिश होगी, एक तरफ हिंदी, अगर हिंदी में आपको नहीं समझ में आता तो इंग्लिश देख लीजिए, ठीक है। तो मानव शरीर की बात हो रही है, प्रभावित करता है, इसका मतलब ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ये कोई बीमारी है, डिजीज़ है, प्रॉब्लम है, तो ये किसको करता है, आँख और दृष्टि को, दोनों को। आखिर ये होता क्या है, ये होता है, इसमें व्यक्ति को नज़दीक या दूर की वस्तु को सही तरीके से नहीं देखने की समस्या हो जाती है। इसमें होता है कि व्यक्ति नज़दीक या दूर के वस्त्रों को सही तरीके से नहीं देख पाता है, और इसमें होता है आमतौर पर आँख की लेंस के असामान्य कारण के कारण। जो आँख में लेंस होता है, उसमें लेंस का आकार कैसा हो जाता है, असामान्य हो जाता है, असामान्य हो जाता है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। चलिए फिर नेक्स्ट है, इसमें समझाने के लिए और भी कुछ चीज़ें, ज़्यादा कुछ है नहीं। विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप पूछा गया, रसल्स वाइपर है, ठीक है। ये आपका जो है आपने देखा होगा रसल्स वाइपर, रसल्स वाइपर पीले टाइप का होता है, काफ़ी जहरीला है, और ये भारत के वर्तमान बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, मतलब हर जगह ये पाया जाता है। खास तौर से आपका रेतीले जो रेगिस्तान है उसमें ये देखने को मिलता है, मूवी में काफ़ी बार दिखाया गया होगा। चलिए HIV संबंधित है, HIV एड्स से संबंधित है। HIV बोले तो एक वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक। और ये एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो सॉरी एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसकी फुल फॉर्म ये होती है, और HIV की ह्यूमन इम्यूनिटी वायरस होता है, ठीक।
तो HIV एड्स से संबंधित जो HIV वायरस है किससे है, एड्स से। इसमें भी बहुत सी ना आपको बता सकता हूँ कि HIV कैसे हुआ था, क्योंकि 1981 की बात है कि दो गे जो थे कि आपस में ही अपना जो भी चीज़ें थी समलैंगिक जिसे बोलते हैं समलैंगिक, उन्हीं के बीच में ये पाया गया था 1981 में हुआ था। तो इसमें पाया गया था कि HIV एक वायरस है जो कि रिट्रो वायरस है, काफ़ी खतरनाक रिट्रो वायरस। रिट्रो वायरस जिससे रिलेटेड आपका अभी जल्दी से हाहाकार मचा रखा था कोरोना वायरस, ये भी आपका रिट्रो फैमिली का है और HIV आपका रिट्रो फैमिली का है। तो रिट्रो फैमिली के जितने भी वायरस है वो खतरनाक ही वायरस होते हैं और ये RNA वायरस होते हैं, ठीक। तो HIV वायरस कैसा है, किसको प्रभावित करता है, मतलब क्या हो जाता है, एड्स हो जाता है। HIV वायरस है क्या, आपका रिट्रो वायरस फैमिली का है। कोरोना जिस तरीके से है वैसे ही ये है। और कोरोना की तो वैक्सीन बन गई है, लेकिन HIV की अभी तक वैक्सीन नहीं बनी। काफ़ी सबसे ज़्यादा दुनिया का सबसे ज़्यादा खतरनाक वायरस है, इससे एड्स हो जाता है। तो ये कैसे फैलता है ये सारी चीज़ें आपको पता है, काफ़ी फेमस जो चीज़ हो जाती है ना उसके बारे में पता ही होता है सबको। हाँ, बस ये पता करने के लिए है कि आपका रेट्रो वायरस, क्योंकि अभी आने वाले समय में आपके क्वेश्चन बहुत ही कठिन होने वाले हैं, उन्हीं चीज़ों में शामिल नहीं किया जाएगा। तो ये भी पूछा जाता है कि आपकी किस फैमिली का है, तो ये रिट्रो वायरस फैमिली का है। कैसा वायरस है, RNA या DNA, तो ये RNA वायरस होता है। वायरस की कहानी कभी मैं आपको अपनी वीडियो में पूरी डिटेल में बताऊंगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, शुष्क सेल में कार्बन की छड़ कार्य करती है। शुष्क सेल में कार्बन की छड़, शुष्क सेल क्या होता है, ये तो आपने देख लिया होगा कि चलो एनोड का कार्य करता है, जो कार्बन की छड़ है एनोड का कार्य करता है। शुष्क सेल होती क्या है, जैसे बैटरी होती है, सेल्स होती हैं, जैसे कि रेडियो सेल्स होती हैं, वॉश सेल्स होती हैं, रिमोट सेल्स होती हैं, तो इसमें सेल्स होती है, ऐसी करके एक सेल्स हो गई, ठीक है। ये अभी रफ हो जाएगा, चलिए दूसरे से बना लेते हैं कि ये आपका जो है सेल्स है, ठीक। कुछ इस प्रकार की सेल्स है, यहाँ पे आपका वाइट कलर का जो है आपका टोपी टाइप की होती है, कैप टाइप की, और इसी से आपकी एक कार्बन छड़ जुड़ी होती है, ठीक। ये और इसके बीच में आपका जो है केमिकल मटेरियल बड़ा होता है। कैसा होता है, ड्राई होता है, लिक्विड नहीं होगा, ड्राई होगा। कभी सेल को फोड़ के देखा होगा, काले पदार्थ, काला कलर का जो है पदार्थ निकलता है, ठीक है। ये काले कलर का पदार्थ निकलता है, ठीक है, जैसे जो कि केमिकल होता है, लिथियम का हो सकता है, ठीक, सोडियम का हो सकता है, मतलब मोस्टली लिथियम होता है इसमें, लिथियम के ऑक्साइड होते हैं, लिथियम ऑक्साइड। तो ये जो है यहाँ पर ये प्लस का निशान होता है, यानी कि प्लस चार्ज इस पर होता है, और यहाँ पे जो है इसकी तली पे जो होती है, देखा होगा आपने दस्ते की, वो आपका माइनस, ठीक। इसी को श्रेणी क्रम में जब जोड़ते चले जाते हैं तो वोल्टेज बढ़ा लेते हैं। ये बहुत ही कम वोल्टेज 1.2 लगभग की वोल्टेज की हो, अपने हिसाब से सबकी सेल्स होती हैं। ज़्यादा वोल्टेज से ये होते हैं कोई भी जो प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट नहीं बोलते, उपकरण बोलते हैं, ठीक है। वो कभी कम वोल्ट में चलते हैं, कभी ज़्यादा वोल्ट में। तो क्वेश्चन में आपका जो शुष्क सेल में कार्बन की छड़, देख लीजिए कि शुष्क सेल में कार्बन की छड़ कार्य करती है। ये कार्बन की छड़ आपकी जो है किसका करती है, एनोड, एनोड पर प्लस चार्ज होता है, यानी कि एनोड की कार्य करती है। और ये आपकी तली जो है माइनस, यानी कैथोड। तो यहाँ पर कैथोड ये नहीं होगा, कैथोड आपका ये होगा, जो आपका जो लिक्विड भरा होता है लिथियम का, वो आपका क्या होता है, कैथोड। तो कार्बन छड़ एनोड की और कैथोड आपका लिथियम यानी कि ड्राई केमिकल, ये होता है। चलिए समझ गए होगे आप। और इसको जो है अब कर तो दिया, इसको रफ भी कर दे हैं, ये डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, समझ गए होगे। शुष्क सेल में जो है कार्बन जो है किसका कार्य करता है, एनोड का, और उसमें जो है ड्राई केमिकल्स होता है वो कैथोड का कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट है सर, आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है किस पर, आधुनिक पूछा गया है, ठीक है। लेकिन प्राचीन अगर पहले की बात करें तो वो होती है, वो थी परमाणु भार पर, परमाणु भार पर जो है आधारित थी आवर्त सारणी पुरानी। और फिर मोजले ने जो दी है, ठीक है, मेंडलीव, मेंडलीव के नाम से जानती है कि मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है वो आपकी जो है परमाणु भार पे आधारित थी। फिर मोजले ने दी है परमाणु संख्या पर, यानी किसी तत्व जैसे हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितनी होती है, एक होती है। तो सबसे पहला आवर्त सारणी में जो है आपका एलिमेंट है हाइड्रोजन, है।
फिर दूसरा आपका परमाणु क्रमांक 2 वाला हीलियम, फिर तीसरा वाला लिथियम, फिर चौथा बेरिलियम, फिर पांचवा बोरान, फिर छठा कार्बन, ठीक है, सो ऑन। इसी तरीके से जो है आप मेंडलीव की आवर्त सारणी, मतलब कुल मिला के आधुनिक आवर्त सारणी देखिएगा, उसमें जो है परमाणु संख्या पर आधारित जो है तत्वों को रखा गया है, ठीक है। परमाणु संख्या 1 2 3 4 5 6, 6 तक मैंने बता दिया। आगे भी जो आपके बोरान हो गए, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, सोडियम 11, ठीक, मैग्नीशियम 12। तो इस तरीके से आप देख लीजिए, आवर्त सारणी को देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपर, हाइपर मतलब होता है ज़्यादा, ठीक है, तो इसका मतलब इससे है दूर दृष्टि दोष से। दूर का सुनने में लगता है कि दूर की देखने वाली चीज़ों में दृष्टि हो गया है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसमें जो होता है, जिसमें व्यक्ति नज़दीक की वस्तुओं को सही तरीके से देख ले नहीं देखने की समस्या होती है। इसका मतलब दूर दृष्टि दोष उल्टा होता है, लगता है दूर दृष्टि दोष हो गया इसको, यानी कि दूर की वस्तु नहीं साफ दिखती है, लेकिन इसका उल्टा होता है, निकट की वस्तु साफ नहीं दिखती है, दूर की अच्छी दिखती है। ऐसे ही आपका निकट दृष्टि दोष हाइपोमेट्रोपिया, ठीक है, लिखते इसलिए नहीं कि वो उसमें डिस्टर्ब हो जाता है। हाइपोमेट्रोपिया, ये आपका निकट दृष्टि दोष। अब इसमें लगता है कि निकट की वस्तु साफ नहीं दिखेगी, नहीं, ये जो है निकट दृष्टि दोष। दृष्टि दोष यानी कि जो दोष है वो निकट वाली वस्तुओं के लिए तो नहीं, ठीक है, कि निकट की तो साफ दिखती हैं, मतलब समझो इसमें जो है दूर की, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, ध्यान रखिएगा। हाँ, या तो रट लो दूर वाली वस्तुएं, यह नजदीक की वस्तुओं को सही तरीके से नहीं देख सकते। दूर वाली तो सही दिखती है, अब जैसे निकट दृष्टि दोष है तो निकट, देखो मैं फिर मैं भी भूल जाता हूँ कि दूर दृष्टि दोष, ये शुरुआत से ही मैं भूलता रहा हूँ, मैं बता दूँ आपको, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, कैसे भी याद रख लो। बस दूर दृष्टि दोष में मैं इसलिए तो आपको कंफ्यूज इतना कर रहा हूँ कि आप बहुतों में आप में ये प्रॉब्लम होगी कि जो है कि नज़दीक वस्तुओं को सही तरीके से नहीं देख सकता है, दूर का उल्टा है। और निकट का जो है, जैसे निकट में जो है दूर की वस्तुएं सही नहीं दिखती, दूर का मतलब निकट है और निकट का मतलब दूर है, और वही निकट दोष है। ऐसे याद कर लीजिए, जो भी है आप जिस तरीके से याद कर पाए, ठीक है, फिर कहाँ कंफ्यूज कर रहे हो। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट है एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है। तो ये रट लो आप लोग, 22.4, ठीक है, कितना होता है 22.4। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। एल्केन का सूत्र क्या है, CnH2n+2 होता है। एल्काइन का पूछे तो एल्काइन Cn, अरे कुल मिला के CnH2n-2। एल्कीन CnCnH2n। चलिए फिर इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। अगर हम आपसे ये कहें मेथेन, मेथेन का है, मेथेन अगर कहें तो मेथेन क्या है, आपका एल्केन है। इसका सामान्य सूत्र क्या बनेगा, मेथ का मतलब क्या होता है, मेथ का मतलब होता है 1, यानी कि कार्बन की संख्या 1। तो यहाँ पे फार्मूले में अगर रखें तो Cn, फिर एस, यानी कि यहाँ 1 रख दें तो कार्बन हो गया 1, और यहाँ पर 2n, यानी कि हो गया 2 गुणे 1, यानी कि बराबर 2 और प्लस 2, तो कितना हो गया 4। तो मेथेन यानी कि कार्बन 1 और H4, तो ये गया मेथेन। अच्छा एथ को भी ऐसे ही बना सकते हैं। एथ का कार्बन संख्या जो है, एथ का मतलब होता है 2, तो 2 हो गया, तो यानी कि कार्बन C2 और प्लस S2n, यानी कि 2 गुणे 2 और प्लस 2, तो C2 प्लस 4 और 4 और प्लस 2 6, यानी कि C2H6। तो एथेन का फार्मूला ये, ठीक है। प्रोपेन की कार्बन संख्या 3, तो 3 हो गई। कुल मिला के यह है कि कार्बन प्रोपेन में 3 है, तो 3 यहाँ रखो, फिर 3 यहाँ रखो, तो 3 यानी कि C3, और 3 दूनी 6, 6 2 8, यानी कि H8, ये प्रोपेन। ब्यूटेन की 4, पेंटेन की 5, हेक्सेन की 6, ठीक है, ऑक्टेन की 8। ऐसे करके जो है आप फार्मूला बना सकते हैं। इसी तरीके से आप अगर एल्काइन का बनाएं, एल्काइन का भी ऐसे ही बन जाता है कि कार्बन की संख्या अगर 1 है तो वहाँ पे आप रख दीजिए, ठीक, 4 है। चलिए प्रोपाइन का बनाते हैं। अच्छा, प्रोपाइन का बना के देखते हैं। प्रोपाइन की कार्बन संख्या कितनी होती है, 5 होती है। चलिए 5 रख देते हैं, 5, ठीक। एन की संख्या जो है कितनी है, 5, प्रोपाइन में 5, और यहाँ पे 2 गुणे 5 10,
कितना हो गया 10 और प्लस 2 12, तो हाइड्रोजन कितने हो गए C5 और H12, ये क्या हो गया आपका प्रोपाइन। ठीक है, फार्मूला है। और अच्छा एल्कीन का देखना है, मेथिन का एथीन का देखो, एथीन का तो फार्मूला क्या होता है CnH2n होता है। तो कार्बन की संख्या कितनी है 2, और यहाँ पर जो है हाइड्रोजन की कैसे है कि इसमें 2 है तो 2 2 गुणे 2, तो C2H4, ये आपका क्या है कार्बन संख्या 2 है तो इसको किससे डिनोट करते हैं एथ, तो क्या हो गया एथीन हो गया। तो इस तरीके से एल्केन एल्कीन और एल्काइन के फार्मूला आपको याद रखने हैं, इसके जो भी सूत्र है जैसे प्रोपीन है ब्यूटीन, तो इस तरीके के फार्मूले बन जाते हैं, इन्हें रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कुछ लोग रट लेते हैं, उन्हें रटना नहीं है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्रकाश संश्लेषण आ गया। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कौन सी गैस बाहर निकलती है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस पौधों में होती है। फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, क्लोरोप्लास्ट में होती है। ठीक है, और पौधों में क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल में आपका मैग्नीशियम एक एलिमेंट, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लोरोफिल में जो है मैग्नीशियम पाया जाता है, क्लोरोफिल की वजह से फोटोसिंथेसिस होती है। तो क्लोरोफिल एक फोटो रिसेप्टर सेल की तरह कार्य करता है, जिस तरीके से हमने बताया आपको सोलर पैनल, वो क्या करता है विद्युत ऊर्जा को उसमें बदल देता है, नहीं प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। वैसे ही क्लोरोफिल भी क्या करता है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स होती है जो क्लोरोप्लास्ट में पाई जाती है, यानी क्लोरोफिल पत्तियों में पाई जाती है, वो क्या करती है प्रकाश ऊर्जा को, ये भी क्वेश्चन आ जाता है, प्रकाश ऊर्जा को किस में बदल देती है, रासायनिक केमिकल एनर्जी में बदल देती है। कौन, क्लोरोफिल। फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स जो हो गई क्लोरोफिल हो गया। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में गैस कौन सी बाहर निकलती है। तो जो रिएक्शन होगी, रिएक्शन किस तरीके से होगी आपको पता है कि पौधे क्या लेते हैं, हम लोगों से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, क्या लेते हैं फिर H2O लेते हैं, फिर उसके बाद जो है क्या बना देते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में बना देते हैं कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 और प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है निकल जाती है। हाँ, ये क्वेश्चन है आपके लिए कमेंट में, अगर आप देख रहे हैं वीडियो, ठीक है यहाँ तक आ ही गए हैं, तो आ गए हैं तो ये जरूर आप बताइएगा कि जो रिएक्शन है CO2 प्लस H2O, ठीक कार्बोहाइड्रेट बन गया C6H12O6, और निकला क्या है, क्वेश्चन में भी आपको दिखाया गया होगा कि क्या निकला है, ऑक्सीजन निकली है। तो ये ऑक्सीजन आती कहाँ से, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा हमें कि ऑक्सीजन CO2 से आती है या फिर H2O से, क्योंकि आपके जो है रिएक्टेंट कौन से हैं, CO2 H2O, प्रोडक्ट क्या है C6H12O6 यानी कार्बोहाइड्रेट है, और आपका ऑक्सीजन है। तो रिएक्टेंट कौन सा ऐसा है जो ऑक्सीजन इवॉल्व करता है, ऑक्सीजन देखो यहाँ पे भी है, और ऑक्सीजन जल में भी है, जो भी आपके मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल्स और आपका वाटर का मॉलिक्यूल। तो जो फोटोसिंथेसिस में प्रोसेस होता है वो ऑक्सीजन निकलता कहाँ से है, ये अगर आपको पता है, साइंस अगर आपको पसंद है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये क्वेश्चन था आपका बड़ा सिंपल, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है, ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट 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 क्वेश्चन है, कौन शीत रक्त जानवर है। शीत रक्त यानी कि कोल्ड ब्लूडेड की बात हो रही है, कोल्ड ब्लूडेड। देखो जीव जो है दो दो तरीके के होते हैं आपके, कोल्ड ब्लूडेड होते हैं और एक वार्म ब्लूडेड होते हैं। ठीक, दो तरीके के जो है आपके जो है जानवर होते हैं। तो आपका छिपकली जो है कैसा है, कोल्ड, और वार्म में दरअसल देखो ऐसे समझ लो, आप लोग ऐसा समझ लो कि वार्म वार्म में कौन आते हैं आपके, वार्म में देखो ईव्स आ जाते हैं, ईव्स यानी पक्षी, और ह्यूमन। ठीक है, ह्यूमन आ गए, और आपके जो है ह्यूमन किस में आते हैं आपके, एनिमलिया में। एनिमल यानी कि जो एनिमल्स हैं एनिमलिया में, जैसे कि गाय भैंस बकरी, ये सारे जानवर जो है वार्म ब्लूडेड होते हैं, बाकी सब जो है कोल्ड होते हैं। कोल्ड में आपके रेप्टाइल्स हो गए, आपके समुद्र में पाए जाने वाले जीव हो गए यानी मछली हो गए। ठीक है, एम्फीबिया हो गया। ठीक, हाँ जैसे कि एम्फीबिया में आपका मेढक आ जाता है। ठीक है, और क्या बताएं, काइनोडर्मेटा यानी कि जो भी जीव होते हैं जो पानी में पाए जाते हैं वो कोल्ड कोल्ड ब्लूडेड होते हैं, इसीलिए तो पानी में रहते हैं। चलिए फिर, और वार्म में कौन आते हैं, हम लोग आते हैं जैसे कि बंदर हो गए, एनिमल्स यानी कि प्राइमेट्स जो हो गए मोस्टली, जो है कि अब इसमें कॉर्डेट्स नहीं कह सकते हैं, कॉर्डेट्स में तो आपका जो है छिपकली भी आ जाता है। चलिए साइंस का पोर्शन था तो मैं बता दे रहा हूँ, मतलब कॉन्सेप्ट समझो, कोल्ड ब्लूडेड और वार्म ब्लूडेड। तो वार्म ब्लूडेड में आपके पक्षी सारे और जानवर, जैसे कि अब हम लोग मानव भी उसमें आ जाते हैं, और गाय भैंस कुत्ता भेड़ बकरी। ठीक है, नेक्स्ट है,
कौन सा प्राणी स्तनधारी है? स्तनधारी नीली, जैसे ऑप्शन से ये आएगा, ऑप्शन से स्तनधारी तो हम भी हैं, ठीक है। मैमल्स, इन्हें बोलते हैं मैमल्स, ठीक है। तो ये नीली व्हेल भी आपकी जो है मैमल्स है, ठीक है। ये जो है अंडे नहीं देती है, बच्चे देती है। स्तनधारी का मतलब जो है डायरेक्ट बच्चा देते हैं, वॉर्म से बच्चा देते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, आंखों के स्वस्थ रखने के लिए कौन सा विटामिन है? विटामिन जो है आंखों को स्वस्थ रखने के लिए यहाँ पे लिखा नहीं है फिलहाल, ठीक है। विटामिन ए, आंखों को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन ए जरूरी होता है। विटामिन ए जरूरी क्यों होता है? दरअसल क्या है, विटामिन जो है एक आंख में जो है, आंख के प्रोसेस में आंख में एक रोडोप्सिन रोडोप्सिन ठीक, रोडोप्सिन एक प्रोटीन होती है जिस जो विटामिन ए यानी कि रेटिनॉल, रासायनिक नाम है रेटिनॉल इसका, विटामिन ए का पूछा जाता है रेटिनॉल। रेटिनॉल जो है रोडोप्सिन के साथ बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसकी प्रेजेंस में रोडोप्सिन बहुत ही अच्छे से वर्क करती है। रोडोप्सिन करती क्या है कि जो आंखों में जो है प्रकाश को एडजस्ट करने का काम करती है। जो हमारे जो है कि जो रोड सेल्स होती हैं आंखों में, रोड सेल्स, उसी में रोडोप्सिन प्रोटीन होती है, वो प्रकाश को क्या है कंट्रोल करती है। और उस कंट्रोल करने में रेटिनॉल हेल्प करता है। अगर रेटिनॉल की कमी हो जाएगी, विटामिन ए की कमी हो जाएगी, तो रोडोप्सिन प्रोटीन का जो एक्टिविटी है वो भी कम हो जाएगी, जिससे आंखें खराब हो जाएंगी। नाइट ब्लाइंडनेस, जैसे रात में नहीं दिखता है क्योंकि वो कम प्रकाश में नहीं देख पाते हैं, क्योंकि उनकी रोडोप्सिन प्रोटीन डाउन हो जाती है। वो क्यों हो जाती है? विटामिन ए उन्हें नहीं मिलता है। तो विटामिन ए, रेटिनॉल का मिलना बहुत ज़रूरी है। हम आप देख रहे होंगे, पता नहीं क्या लिखते रहते हैं यार। चलिए समझिए, आप मेरी बातों को सुना करिए, ठीक है। तो जल्दी जल्दी बताता हूँ, इसलिए सुना करिए। तो आप समझ गए होंगे, आंखों को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन कौन सा जरूरी है? विटामिन ए। क्यों है? क्योंकि रोडोप्सिन से ये क्रिया करता है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है। रोडोप्सिन का कार्य क्या होता है? प्रकाश को जो है कंट्रोल करता है। अगर ये रोडोप्सिन खराब हो जाएगी तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक। क्योंकि रात में दिखेगा नहीं, क्योंकि रात में कम प्रकाश में दिखता ही नहीं है कुछ लोगों को, क्योंकि उन्हें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। उनका रोडोप्सिन खराब होता है कि रोड और कोन सेल्स होती हैं, रोड कोन सेल्स आंखों में, वो फिर अच्छे से वर्क नहीं कर पाती। बस इतना समझ लीजिए, आप भी कहोगे क्या